आवाज आ रही है? हेलो, प्लीज चेक। ठीक है। तो कल जो डिस्कशन हुआ था उसको उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने लगभग लगभग हमने ना डिसीजन कंट्रोल खत्म कर लिए। डिसीजन कंट्रोल में हमने कौन कौन सा पार्ट कवर कर लिया? डिसीजन कंट्रोल्स में हमने कर लिया था, इफ पढ़ लिया था, इफ एल्स पढ़ लिया था, फिर इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लिया था, राइट। मैच केस बता दिया था मैंने आपको, मैच कैसे स्विच के साथ डिफरेंशिएटेड होता है, और एलिफ बता दिया था, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली लूप्स के बारे में, राइट। लूप्स पढ़ते हैं। तो आज की पहले अटेंडेंस मैं लास्ट में लूंगा, राइट। अटेंडेंस लास्ट में लूंगा, या अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। कौन कौन आया है? शौर्य आए हैं, सौर, हसन, सामरा। सौर, हसन, सामरा और सिद्धार्थ जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हमने नेस्टेड कंडीशन और डिसीजन कंट्रोल पढ़ लिया था। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट। लूप कंट्रोल में हमारे पास मल्टीपल्स एग्जांपल हैं, ऑलमोस्ट लाइक 16+ एग्जांपल्स। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लूप कंट्रोल। तो देखो लूप कंट्रोल होता क्या है, राइट। ठीक है। व्हाट इज लूप कंट्रोल? तो देखो लूप कंट्रोल क्या होता है। ठीक है। इफ वी वांट टू इटरेटिवली, ठीक है, इफ वी वांट टू इटरेटिवली एग्जीक्यूट एनी स्टेटमेंट, ठीक है, और वी वांट टू परफॉर्म सम टास्क रिपीटेडली, परफॉर्म सम टास्क रिपीटेडली। अगर हमको किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कराना हो, रिपीटेडली टास्क कराना हो, रिपीटेडली, ठीक है, कोई टास्क रिपीटेडली परफॉर्म कराना हो, या एक सेकंड प्लीज। हाँ जी। तो अगर हमें किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कराना हो या किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स या इटरेटिवली एग्जीक्यूट कराना हो, इन दैट कंडीशन हम लोग वी यूज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब अगर मैं लूप कंट्रोल की बात करूं तो लूप कंट्रोल्स, लूप आर ऑफ टू टाइप्स। एक को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वो होता है जिसमें एंट्री करने से पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, ठीक है। लूप in which condition is checked before, in which the loop in which condition is checked before the entry, that is called as entry control loop। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी हॉल, मूवी हॉल में मूवी हॉल में क्या होता है? मूवी हॉल, इन मूवी हॉल, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट टिकट इज चेक्ड, देन यू आर अलाउड टू एंटर। ठीक है। एग्जिट कंट्रोल क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? लूप्स इन विच condition is checked afterwards,
आफ्टरवर्ड्स वंस द एंट्री इज मेड। जैसे ज्यादातर क्या होता है, जैसे सर्विसिंग होता होगा, राइट? जैसे सर्विस होता है, या पार्किंग पार्किंग के समय जो गेट पास होता है, राइट? उसके समय क्या होता है, इज द एग्जाम्पल ऑफ exit control. Okay. Unlike in any programming language, unlike in any programming language, किसी भी प्रोग्रामिंग के जैसे, ठीक है, मतलब अनलाइक इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करोगे, तो वी हैव फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, और एक और होता है डू व्हाइल लूप। तो जो डू व्हाइल लूप होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है एग्जिट कंट्रोल का। और जो व्हाइल लूप होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री कंट्रोल लूप, दैट्स इट। ठीक है। तो व्हाइल लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। आई बात समझ में? तो अब अगर हम चलें इस पे, मतलब एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो देखो पाइथन में वी डोंट हैव डू व्हाइल लूप। ओके। इन पाइथन वी डू नॉट हैव डू व्हाइल लूप। ठीक है, रेदर, एक सेकेंड। ओके। सो so in Python, we do not have do while loop. Rather, we have for and while. बस काम खत्म। ठीक है। ये दो होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास एंट्री कंट्रोल होता है, और मतलब एंट्री कंट्रोल्स में ही दो होते हैं, एक हमारे पास, तुम्हारे पास फॉर हो गया, और दूसरा जो है वाइल हो गया। ठीक। अब बेसिकली, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बातें हैं, जैसे P1 में चलते हैं। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास ये हेलो लिखा हुआ है। अब ये हेलो यू वांट टू एग्जीक्यूट एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक तरीका ये है कि आप इसको रिप्ले कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे मैंने इसको कितनी बार कॉपी पेस्ट किया, एक हेलो है जो कि एक दो तीन चार पांच, 5 बार कॉपी पेस्ट किया गया है, राइट? तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, तो पाइथन, ये हो गया पाइथन, ये देखो, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट इसका एक बेटर तरीका होता है। इसका बेटर तरीका क्या है, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। या इसका एक दूसरा तरीका भी है जो आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिख लिया, इसी तरीके से आप वाइल को भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा आई इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए काउंटर इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन 5, और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। और इसको आप जब आप चलाएंगे,
अच्छा, सी डी लूप कंट्रोल्स। एक सेकेंड। ठीक है, चल गया। और ये कितनी बार चला? अच्छा, ये बेसिकली एक वाइल का है, एक फॉर का। ठीक है, एक फॉर का है और एक वाइल का है। तो अगर मैं इसको एक काम करता हूं ना, यहां पर थोड़ा सा एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूं और यहां पे लिखता हूं इटरेशन यूजिंग वाइल लूप, और इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। इटरेशन यूजिंग वाइल लूप, और ये है इटरेशन यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, दैट्स इट। तो आपने देखा होगा यहां पर जो हमको, अब जो हमको पहले वाले में प्रिंट को, जो पहले वाले में हेलो को हमें 5 बार या 3 बार या 4 बार या 10 बार, अब 100 बार बोला जाता तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये 100 बार ऐसे आप करते रहते, राइट। बट दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही लाइन को अगर रिपीटेटिवली यूज करना चाहते हो तो या तो आप फॉर लूप का यूज कर लीजिए या तो वाइल लूप का यूज कर लीजिए। एंड पाइथन में हम लोग यही दो टेक्निक क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप्स में हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है। एग्जिट कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है, तो इसीलिए दोनों के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया कि एक आप फॉर के थ्रू चला सकते हैं और एक वाइल के थ्रू चला सकते हैं। दोनों का लिखने का सिंटेक्स का तरीका ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब तो बात करते हैं सबसे पहले इसके नेक्स्ट वाले प्रोग्राम की। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं रेंज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि लूप्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है लूप, लूप स्टेटमेंट्स। अब लूप कैसे काम करता है, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज ऑफ 5 लिख दिया हमने। अब यहां पर मैंने लिखा 0। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रेंज ऑफ 5, तो जब मैं रेंज ऑफ 5 लिखूंगा तो इसका मतलब ये क्या जनरेट करेगा, जो हमारे पास रेंज होता है। ठीक है, रेंज जो होता है वो होता है स्टार्ट और उसमें एंड होता है। जो स्टार्ट होता है मेरे पास, ठीक है, जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूसिव होता है, और जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, और जो स्टेप होता है वो ये बताता है कि कितने स्टेप चलना है। ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू बोलूं तो डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा। अब एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में ये n-1 तक चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 5 तक लिख दिया, तो इसकी जो रेंज बन रही है वो 0 to 5 बन रही है, लेकिन ये n-1 तक चलेगा, राइट। इसी तरीके से यहां से 1 से 5 है, तो ये स्टार्ट करेगा 1 से, जिसमें से 1 इंक्लूसिव है और 5 एक्सक्लूसिव है, मतलब एक नहीं रहेगा। और 1 to 5, 1 to 1 5 2 की बात करें तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 बेसिकली एक एक्सक्लूसिव पैरा, मतलब एक स्टेप पैरामीटर है। स्टेप पैरामीटर का मतलब ये है कि 1 जो है वो इंक्लूसिव होगा और 5 जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। अब 5 एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पर ये है कि 1 से स्टार्ट होगा और 2 की एंट्री को चलते हुए 5 के पहले रुक जाएगा, राइट। तो दैट्स इट। अब अगर आप इसकी रेंज, अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ रेंज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने, इसकी एक्चुअल में रेंज क्या होगी, राइट। तो जैसे मैं इसको चलाता हूं पाइथन p3.py, तो आप देख सकते हो कि देखो, ये देखो 0 to 1 से 4 तक, 1 से लेकर ये 4 तक चला। और 1 5 2 की अगर बात करें तो 1 स्टार्ट होगा, 1 से फिर 3 लेगा, बस काम खत्म। इसके बाद 4 नहीं, 4 तक की रेंज है लेकिन 2 उसके आगे है नहीं, तो इसीलिए 1 से 3 तक चला। अभी कह रहा है कि मान लो जैसे मैंने तुमको यहाँ लिख दिया 10, तो जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी देख लो। जैसे मैंने यहाँ पर बेसिकली एक प्रोग्राम बना दिया जिसमें हम लोग डायनेमिक रेंज जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक रेंज। ठीक है, डायनेमिक रेंज लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट ऑफ इंटर नंबर लिख दिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज 1 कॉमा 1 कॉमा एन। ठीक है,
तो यहाँ पर जो भी रेंज एन होती है वो एक्सक्लूसिव होता है, तो n-1 तक चलेगा। तो इसी चीज को आप लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इनपुट किया था 10, तो 1 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, मतलब 10 एक्सक्लूसिव होगा, तो n-1 बोले तो 9 तक, दैट्स इट। ठीक है। तो रेंज कैसे काम कर रहा है, क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं। अब मान लो जैसे हमसे बोल दिया गया कि मान लो कि ऑड रेंज अगर हमें जनरेट करनी है, तो हाउ वी कैन डू इट। तो ऑड रेंज जनरेट करने के लिए देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। तो ऑड रेंज के लिए मैंने क्या कर दिया बेसिकली, यहां पर ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ये अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये बोलेगा कि भैया एक रेंज इनपुट करो। एक रेंज इनपुट करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 10, तो जो 10 होगा 10 को ये टाइपकास्ट कर देगा किसमें, इंट में। तो जो एसटीआर वाला 10 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट वाले 10 में। अब जो 10 आपने इनपुट किया है वो बेसिकली इसकी एन की जगह आ जाएगा, मतलब जो हमारा स्टार्ट और एंड पैरामीटर होता है ना, उस एंड पैरामीटर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। अब 10 जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, तो स्टार्टिंग रेंज इज फ्रॉम 1 1 1 टू 9। और इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेप फंक्शन दे रखा है, कितना स्टेप पैरामीटर दे रखा है, 2। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा और इसके बाद दो दो का इंक्रीमेंट चलते चलते, मतलब दो दो का इंक्रीमेंट या दो दो का स्टेप चल चल के एक हमको एक लिस्ट जनरेट होकर मिल जाएगी। तो इससे हमको एक ऑड लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो। पाइथन P4 राइट, 11 ले लो तो 9 तक, 10 लिया तो भी 9 तक। ठीक है। लेकिन अगर आप 12 लेते हैं तो 11 तक आएंगे। ठीक है। चलो, तो ये हो गई कहानी। अब आते हैं P5 पर। ठीक है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। बेसिकली जनरली लाइक अनलाइक लाइक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम इंक्रीमेंट की तरह और डिक्रीमेंट की तरह यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल i=i++ और i-। पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज ना करके हम इसका एक्सपैंडेड फॉर्म या शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने i=i डिक्लेयर कर दिया, तो ये वैल्यू जो है ये इंक्रीमेंट के पहले क्या होगी, 1। अब जैसे ही आपने लिख दिया i=i+1, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है, तो हमको हमारा सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला वैल्यू चलेगा और फिर ये लेफ्ट हैंड पे जाएगा। तो एज पर द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑर्डर, सबसे पहले राइट हैंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये जो है 1 है, तो ये यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। तो आप प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आप इसकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो होगा ये 1 होगा, तो पोस्ट इंक्रीमेंट दिस इज 2। इसी तरीके से मान लो i=5 दिया हुआ है, तो अगर आप इसका डिक्रीमेंट दिखाना चाहते हैं तो i=i-1 करके पुरानी वैल्यू 5 है, लेटेस्ट वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। सर असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या सीन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया i=10, तो यहां पर अब जो यही चीज लिखी हुई है ना, अब याद करो जो मैंने तुम लोगों को बताया था रिलेशनल ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस ऑपरेटर कॉन्सेप्ट में मैंने तुमको एक बताया था कि जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है। वो ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप सिंबल लिखें, और सिंबल लिखने के बाद सबसे पहले सिंबल लिखें और इसके बाद इक्वल टू करके उसके वैल्यू लिख दें। जैसे i=+10 है, राइट। अब मैं i को +1 इंक्रीमेंट या +1 डिक्रीमेंट कराना चाहता हूं। तो डिक्रीमेंट अगर कराना है 1, तो मैं इसका शॉर्ट हैंड ऐसे भी लिख सकता हूं i-=1। तो ये इक्वलेंट टू है i=i-1 के। और आप इसे बोल सकते हो i इक्वल टू, मतलब ये इक्वलेंट है i माइनस माइनस के, जो कि इसमें सपोर्ट नहीं होता, नॉट सपोर्टेड बाई पाइथन। ठीक है, बट ये काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंक्रीमेंट ऑल्सो, इंक्रीमेंट के लिए भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट हैंड। ठीक है।
दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं। P4, P4 थोड़ी ना था, P5 था, राइट। ठीक है जी, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं डू वाइल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो पाइथन में मैंने तुमको बताया था कि दो तरीके के लूप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। ठीक है, और याद रहे हमारे पास डू वाइल लूप नहीं होता है पाइथन में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है उसमें ये होता है कि एक आपके पास काउंटर होना चाहिए, फिर वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, वाइल के अंदर यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, और फिर इसके अंदर एक ब्लॉक लिख देते हैं जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, और इसके बाद फाइनली आपको वैल्यू को अपडेट करना है। राइट, तो अगर मुझे सिंटेक्टिकली इस चीज को दिखाना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सबसे पहले यहाँ काउंटर लिखते हैं, काउंटर के इनिशियल वैल्यू वाइल की कंडीशन, फिर यहाँ पर बॉडी लिखते हैं और अब लूप को अपडेट कर देते हैं, खत्म काम, दैट्स इट, हो गया। ये तुम्हारा वाइल लूप। ठीक, याद रहे कोलन लगा है यानी ये एक इंडेंटेड इंटेंडेड ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा i = 1, और मैं चाहता हूं कि जो i है वो << 5, मतलब जो ये लूप है, ये i की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, राइट। और यहां पर हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं कराए ना, तो पता है ये क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और कभी रुकेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल P6 की बात करते हैं, राइट। ये देखो चलता चला जा रहा है, ये रुकेगा नहीं कभी। ये इसका रीजन क्या है, सच टाइप ऑफ सिचुएशंस आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, जो कि मतलब, अब देखो इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं, ऐसे लूप होते हैं जो हमेशा के लिए रन करते रहते हैं। और क्योंकि आपने यहां पर लिख रखा है कि आई की वैल्यू 1 है, और आपने बोला है कि आई रुकेगा जब आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम होगी, मतलब आई, मतलब ये रुकेगा कब, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी या 5 से बड़ी होगी तब जाके ये रुक जाएगा। मतलब इसकी फॉल्सी कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसकी फॉल्सी कंडीशन बताऊं, तो इसकी जो फॉल्सी कंडीशन होगी, फॉल्सी कंडीशन वो ये होगी कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन 5 देन इट विल स्टॉप। सीधा सीधा बात है, राइट। तो इसकी कंडीशन ये है कि जब भी आई की वैल्यू जैसी 5 से बड़ी हो जाएगी ये रुक जाना चाहिए। अब जब आई की वैल्यू बढ़ी नहीं रही, आई की वैल्यू हर बार 1 ही है, तो ये कभी लूप रुकेगा ही नहीं, और ये चलता चला जाएगा। आई बात समझ, इसीलिए हमें यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करके इसे अपडेट करना पड़ेगा। आई बात समझ, दैट्स इट। ठीक है जी, तो अब हम इसको अगर चलाएं, ये देखिए चल गया 5 बार। ठीक है, यह है कहानी। अब इसी में आप अगर डिले वगैरह लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लगाइए यहां से फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, और यहां पर आ जाइए और लगा दीजिए क्या, स्लीप लगा दीजिए। ठीक है, और स्लीप 1 सेकंड लगा दीजिए, और याद रहे कि ये \n यहां पर होना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज सॉल्टिंग इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो डिले के साथ चलता रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं यही चीज, नेस्टेड की बात करते हैं, नेस्टेड लूप्स की, राइट। नेस्टेड लूप्स क्या होता है, नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है कि एक लूप जब दूसरे लूप के अंदर होता है तब हम जो है नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो i = 1 लिखा है, राइट, और आपने इसकी फॉल्सी कंडीशन क्या दी है कि जो बाहर वाला लूप है वो तब रुकेगा जैसे ही आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया और इसके अंदर मैंने लगा रखा है j = 1, राइट। तो मतलब जो अंदर वाला लूप है उसके काउंटर की वैल्यू क्या है, वो है जे की, ठीक है। और मैंने अंदर वाले लूप को बोला है कि जे तब रुकेगा जैसे ही जे की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी, ये रुक जाएगा, राइट। तो इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि सबसे पहले बाहर वाले लूप से स्टार्ट होगा, राइट। और बाहर वाले लूप से स्टार्ट होने के बाद बाहर वाले की लूप की वैल्यू, जो बाहर वाला काउंटर है यानी आई, वो अपना 1 की वैल्यू लेके बैठा रहेगा। और जो अंदर वाला लूप है वो j = 1 से स्टार्ट करेगा और तब तक चलेगा जब तक जे की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही ये 3 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो अंदर वाला लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और फिर बाहर वाले लूप के पास कंट्रोल जाएगा और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्योंकि 2 जो है 5 से कम है तो ये एग्जीक्यूशन ट्रू हो जाएगा, मतलब इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वापिस आएगा, प्रिंट करेगा आउटर स्टार्ट इक्वल टू 2, जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट हो जाएगी 1 से। और ये जे अपना इंटरनल अंदर वाला लूप चलता रहेगा कितनी बार, जब तक इसकी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो जाती। और इसके बाद जैसे ही अंदर वाला लूप खत्म हुआ, कंट्रोल जो है वापस बाहर वाले लूप के पास आ जाएगा। और बाहर वाला लूप क्या करेगा, बाहर वाला लूप वापस से अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके अंदर वाले की तरफ स्टेटमेंट भेजेगा और यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें, राइट, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे पहले आना चाहिए आउटर स्टार्ट i = 1, फिर जे की वैल्यू 1 आएगी, फिर इसके बाद यहां पर आना चाहिए इनर j = 1। तो ये बनेगा 1 की, अब फॉर 1, ठीक है, एक के लिए जो अंदर की वैल्यू है मतलब आउटर आई की वैल्यू के लिए, आउटर वाली आई की वैल्यू के लिए जे कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलना चाहिए, राइट। मतलब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, ये देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा आउटपुट आएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आउटर वाला लूप था, i = 1 था, जब आई की वैल्यू 1 थी तो इनर वाला लूप जे की 3 बार वैल्यू तक चलेगा। फिर आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू 3 बार चलेगी। फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, तो भी तो भी जे 3 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तब भी जे, अंदर वाला जे 3 बार चलेगा। और जैसे ही आपका जे जो है 5 पहुंचा, ठीक है, 5 के लिए भी 3 बार चला, और जैसे ही 5 से बड़ा होगा ये एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो ये था भाई साहब आपका, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंट्रोल, ठीक है, वाइल के लिए। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप्स की, ठीक है। पाइथन आपको इनफाइनाइट लूप्स तब भी जनरेट, हमेशा इनफाइनाइट लूप से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कभी भी ट्रू नहीं होती, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी हार्ड कोडेड कंडीशन है, याद रखना मैंने एक वर्ड बोला है हार्ड कोडेड कंडीशन, याद रखना, इनफाइनाइट लूप अकर्स अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला, अगर आप काउंटर को अपडेट करना भूल जाओ। दूसरा, ठीक है, अगर जो है अपडेशन नहीं है, मतलब आप वैल्यू अपडेट करना भूल गए हो, या तो काउंटर अपडेट नहीं हुआ है तब, या तो जो चेक लगा है, ठीक है, इफ द चेक इफ द चेक इज ऑलवेज ट्रू, मतलब अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो कभी भी टेक्निकली रॉन्ग होगी ही नहीं, ठीक है, मतलब हार्ड कोडेड चेक, ठीक है, हार्ड कोडेड। अगर आपने हार्ड कोडेड कर दिया है तो वो हमेशा इनफाइनाइट लूप ही जनरेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लिख दिया वाइल ट्रू, अब आप कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू इनपुट कर दो, लेकिन ये वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं। तो क्योंकि एक हार्ड कोड चेक है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये हमेशा जो है क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, ठीक है।
अब याद रखना, अगर अभी कभी भी आपको रोकना है ना तो इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट दे दीजिए। कीबोर्ड इंटरप्ट का मतलब ये है कि आप दबा दीजिए कंट्रोल और सी दबा दीजिए, ठीक है। कंट्रोल एंड प्लस सी टू स्टॉप द इनफाइनाइट लूप, ठीक है। या तो सीधे सीधे सिस्टम ही बंद कर दो, ठीक। चलो, अब बात करते हैं P9। अब देखो, तो हमने वाइल लूप के बारे में सीख लिया। अब बात करते हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो फॉर लूप को यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप फॉर लूप को नॉर्मल जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स की तरह यूज कर सकते हो बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। और दूसरा जो तरीका होता है पाइथन का, मतलब दूसरा जो तरीका है, ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप फॉर लूप को एक इटरेटर की तरह यूज कर सकते हो किसी भी चीज को इटरेट करने के लिए। आई रिपीट, आप दोबारा आप इसको यूज कर सकते हो एज अ इटरेटर फॉर इटरेटिंग, ठीक है। इटरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सर इटरेट करने से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू वी मीन बाय इटरेट, मतलब इटरेशन से क्या लेना देना है अपन को, राइट। तो इटरेट करने से ये तात्पर्य है कि इटरेट वाला कंडीशन बाद में देख लेते हैं, पहले देखते हैं नॉर्मल लूप का मतलब क्या है। नॉर्मल लूप का मतलब जैसे होता है कि भाई आपने एक रेंज दे दी, ठीक है, स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया, और उस कंडीशन तक इसको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, बस ये सिचुएशन है, राइट। तो ऐसा सीन है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लिख दिया स्टार्ट, अब आपने स्टार्ट लिख दिया 1 और एंड लिख दिया 10, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपने स्टार्ट दे दिया और यहां पर आपने एंड दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया एक, ठीक है, इनिशियल वैल्यू दे दी और एक फाइनल वैल्यू दे दी। ये टेक्निकली वैसा ही है जैसे हमारा एक नॉर्मल क्लासिकल फॉर लूप होता है, ठीक है। जैसे एक क्लासिकल फॉर लूप होता है ना, जिसमें हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, फिर एंड लिखते हैं, और इसके बाद यहां पर इसको प्लस प्लस कर देते हैं। यहां पर जो प्लस प्लस की वैल्यू है वो बेसिकली यहां पर रहती है, यहां पर जो ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये काउंटर की तरह काम कर रहे हैं, ओके। तो आप चाहें तो यहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई विल नॉट टेक दिस, ओके, दैट्स इट। तो यहां पर बेसिकली रेंज लिया और रेंज में हमने यहां पे लिख दिया स्टार्टिंग यहां पर 1 और एंड हमने यहां पे लिख दिया 10। याद रहे ये जो 10 होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब एक सिचुएशन नीचे, मतलब एक कंडीशन n-1 पे चलता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने जैसे लिखा फॉर आई, आई यहां पर आपका काउंटर की तरह काम करेगा। और तो इसका मतलब आई की वैल्यू स्टार्ट करेगी कहां से, 1 से स्टार्ट करेगी और n-1 तक जाएगी, मतलब एंड क्या है 10, तो 10-1 तक जाएगा और ये को एग्जीक्यूट करता रहेगा। नो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, चलेगा, देखिए, ठीक है। तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल की तरह, ठीक है। अब मान लो आपको आपको यहां पर आप, ठीक है, आप इसको जो है इटरेटर की तरह भी यूज कर सकते हो, या मान लो अगर आप काउंटर दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे काउंटर तो है नहीं, जैसे अगर आप यहां पर देखो इस वाले में, इस पे काउंटर की वैल्यू नहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। काउंटर की वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर आप देखोगे यहां पर तो आई की वैल्यू जो मिल रही ना, लेकिन अगर आप यहां पर काउंटर भी मेंटेन करना चाहो तो आप काउंटर भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे जैसे यहां पर मैंने एक काउंटर ले लिया, काउंटर की वैल्यू ले ली कहां से लेकर, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस। और इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो यहां पर आप आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो और काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। तो आप एक तरीके से एक्सटर्नल काउंटर भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो मेंटेनिंग द एक्सटर्नल काउंटर, वी कैन मेंटेन एक्सटर्नल counter with for loop. It is not recommended, but you can use it, okay, to know the number of iterations. अब आते हैं, अब देखो, अब फॉर लूप का यूज करके आप जो है ना, अब आप फॉर लूप का यूज करके आप कलेक्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। जब मैं कलेक्शंस बोलता हूं तो कलेक्शंस में हर वो चीज आ जाएगी जो मल्टीपल हो सकती है, ठीक है।
अब कलेक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, कलेक्शंस में आ जाएगा लिस्ट आ जाएगा, टपल आ जाएगा, सेट आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम इज इक्वल टू अवनीश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन नेम, तो आप देखोगे कि ये इटरेट हो जाएगा, राइट। करके देखते हैं। ये देखो इटरेट हो गया, राइट। मैंने इसको जानबूझ के एम्प्टी रखा हुआ है ताकि ये एक लाइन में छपे, ठीक है। अगर आप इसको वैसा छपना चाहते हो मतलब बैकस्लैश एन के साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से एंड हटा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। काम करेगा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे काम किया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली प्रिंटिंग, और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, दैट्स इट। वर्टिकली प्रिंटिंग की बात आ गई तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बैकस्लैश एन भी दे दो। ठीक है जी, बढ़िया चित्र बन रहा है। अब आते हैं P12 पे। अब देखो, ठीक है, P12 बता चुके, P13 पे आते हैं। अब देखो क्या होता है, फॉर लूप कैन बी यूज टू इटरेट थ्रू द कलेक्शंस ऑल्सो। कलेक्शंस का मतलब क्या है, कलेक्शंस का मतलब क्या है, अगर आप कलेक्शंस में कैन बी यूज टू इटरेट विद कलेक्शन यूजिंग रेंज एज वेल, यूजिंग रेंज, रेंज फंक्शन ऑल्सो। कैसे, देखो ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पर मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू अवनीश, राइट। अब अगर आप इसको इटरेट कराओगे तो आपको इसमें इंडेक्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आप मतलब ये जो जब आप इसको इटरेट कराओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां पर जो ए होगा मतलब आई में पहली बार जब ये चलेगा तो ए प्रिंट होगा, डब्ल्यू प्रिंट होगा, एन प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, एस प्रिंट होगा, एस प्रिंट होगा। मतलब ये बेसिकली एक इटरेटर की तरह काम करेगा, मतलब आपको एलिमेंट्स एक एक निकाल के देगा, लेकिन आपको इंडेक्सेस नहीं पता चलेंगे। तो इंडेक्सेस मेंटेन करने के लिए आप रेंज की मदद ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 0 to लेंथ, हमको पता है कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी, वो हमको पता है कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी मतलब जो ए है वो होगा कहां पर, वो होगा 0 पे, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो इस तरीके से होगा ये। तो ये होने की वजह से मतलब ए इक्वल टू 0 है, डब्ल्यू इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 3 है, ये सब हमको पता है, राइट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे पास आई होगा, ठीक है, मतलब जो आई होगा उससे तो मुझे एक एक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ, रेंज फंक्शन की मदद ले सकता हूँ, और मैं बोल दूंगा कि इसकी स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए और जो लेंथ होनी चाहिए वो इस पे डिपेंडेंट कर देते हैं। तो मतलब मैंने ले लिया लेंथ ऑफ नेम, तो आपको पता है जो लेंथ होती है वो मतलब +1 ही चलता है वो। तो यहां पर आ जाएगा 1 to जो भी लेंथ आएगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप प्रिंट कर सकते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द नेम, और लेंथ ऑफ द नेम वेरिएबल आप देखोगे तो यहां पर फिलहाल मैं इस वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूं, और इसको मैं 13 वाले को प्रिंट करता हूं। देखो लेंथ 6 आ रही है, राइट। तो 0 to n-1 मतलब 5 तक चलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 to 5, ठीक है। अब 0 to 5 मतलब ये है तो ये 0 to 6, लेकिन जो रेंज बनेगी वो बनेगी 1 to 5 तक, ठीक है। अब ये 5 तक बनेगा। अब इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो यहां पर आना चाहिए 0, और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर नेम ऑफ 0, तो ये वैल्यू वगैरह प्रिंट हो जाएगी, काम खत्म। ये देखो, दैट्स इट, आसान। ठीक है, यही चीज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं दिखाता हूं कैसे। अगर जैसे P13 था, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P13.2.py,
और यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप बिना रेंज के भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट रेंज भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो फॉर लूप फॉर इंडेक्सेस एंड वैल्यूज, ठीक है, विदाउट रेंज। तो बिना रेंज के भी आप कर सकते हो। जैसे आपने लिख दिया फॉर आई इन नेम, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां पर अगर आप इसको, अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये देखो प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल काउंटर मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। और नीचे आके दैट्स इट, हो गया। इंडेक्स के लिए काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और वैल्यू के लिए सीधे आई प्रिंट कर दीजिए। और यहाँ पर काउंटर को जो है इंक्रीमेंट करते जाइए, तो भी काम हो जाएगा, ठीक। ये भी एक तरीका है। अब बात करते हैं, P13 तो हो ही चुका था, P14 पे आते हैं, ठीक है। अब यही चीज आप लूप के थ्रू भी कर सकते हैं क्या, इटरेट करा सकते हैं, मतलब वाइल लूप के थ्रू भी आप इटरेट करा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप फॉर लूप के थ्रू करा सकते हो, लेकिन ये चीज थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम इक्वल टू अवनीश, आई इक्वल टू 0 लिख दिया, और वाइल लूप लगा के मैंने आई लेस देन लेंथ ऑफ नेम लिख दिया, ठीक है। और फिर यहां पर फॉर आई इक्वल टू आई, और नेम ऑफ आई लिख दिया, और ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चल गया। अब आते हैं, आप क्या इसको आप लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो सर, डेफिनेटली आप इसको लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो। और आप इसको डिक्शनरी के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। विद लिस्ट, विद डिक्शनरीज, विद डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है तो प्रिंट द की एंड वैल्यूज बोथ, ये है फॉर कीज, टू प्रिंट कीज ओनली। और यही चीज अगर आपको वैल्यूज के लिए प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ओनली वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए आप वैल्यू इक्वल टू ये लिख सकते हो। देखो, अब ये समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो लिस्ट है, तो हमने यहाँ पर लिस्ट दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। और इसके बाद मैंने इस लिस्ट को यहाँ पास कर दिया और सीधे सीधे आई लिख दिया। तो आई क्या करेगा, आई इटरेटर की तरह काम करेगा। आई क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को इस लिस्ट से निकालेगा और यहाँ पर प्रिंट करा देगा, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। अब देखो, जो डिक्शनरी होता है वो आपको समझने की जरूरत है कि जो डिक्शनरी होता है ना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है कीज और वैल्यूज का। तो कीज एंड वैल्यूज को हम कंबाइन करके अलग अलग भी ट्रेड करा सकते हैं या एक साथ ट्रेड करा सकते हैं, ठीक है। तो जो की होता है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मतलब एक की और एक वैल्यू मिलके एक आइटम बनाते हैं। तो अगर आप दोनों को इटरेट कराना चाहते हो तो आप यहां पे लिख दोगे फॉर की कॉमा वैल्यू, ठीक है, फॉर की कॉमा वैल्यू, फॉर की कॉमा वैल्यू। और यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर यहां पर आपने लिख दिया फॉर की कॉमा वैल्यू, तो यहां से ये क्या होगा, इसको बेसिकली जब हम आइटम्स बोल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, जब मैं आइटम्स बोल रहा हूं तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक टपल बनाएगा, किसका, की और वैल्यू का, ठीक है। तो जो की होगा वो इधर आ जाएगी, और जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो काम खत्म। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एक तरीका और भी है कि यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम्स लिख दिया, देखना जैसे अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने अलग अलग कर दिया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बताऊंगा। जैसे डी डॉट आइटम है, तो जो इसकी कीज होगी वो की में आ जाएगी, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू में आ जाएंगी, तो एक ही लूप में आप दोनों के ट्रेड कर सकते हो। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर आइटम इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है, ये लिख दिया। और अगर मैं आइटम को प्रिंट कराऊं तो आप देखना आइटम से मुझे क्या देखने को मिलता है। काम करते हैं ना, इतना पार्ट जो है कमेंट कर देते हैं फिलहाल।
ठीक है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइटम में आपको टपल मिल रहा है। आइटम में क्या मिल रहा है? टपल मिल रहा है ना, टपल 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 मिल रहा है। तो हर एक आइटम बेसिकली एक टपल जनरेट करके दे रहा है। कैसा? की और वैल्यू का, की और वैल्यू का, की और वैल्यू का। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर मैं लिस्ट अनपैक, बेसिकली टपल अनपैकिंग यूज कर सकता हूं। और यहां लिख दूंगा की कॉमा वैल्यू इक्वल टू आइटम। ये देखो। और फिर मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं। तो की भी प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो चीज आपने लिखी है ना दो लाइनों में, इसी चीज को आप एक लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर की और वैल्यू निकालने के लिए हमने जो ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसी को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, जो कि है, मतलब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो काम कर रहा है। ये देखो, की भी मिल गई, कहां गया, की मिल गई, वैल्यू मिल गई, की मिल गई, वैल्यू मिल गई। लेकिन इसी चीज को आप एक लाइन में करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, मतलब दोनों को एक ही लाइन पे तोड़ दो, यहां खत्म काम। मतलब देखो, जो लाइन देखो, हमको पता है की और वैल्यू बराबर आइटम है। तो इस आइटम की जगह हम की और वैल्यू नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है। सिर्फ कीज कीज प्रिंट कराना है तो डी डॉट कीज यूज कर लीजिए, डिक्शनरी डॉट कीज निकाल लीजिए, तो सिर्फ आपको कीज कीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और आपको सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज चाहिए तो आप सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज चला सकते हैं। ये देखो, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज चला सकते हो। एक तरीका इसका और भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने लिख दिया फॉर की इन डिक्शनरी, खत्म काम लो। तो आपने क्या किया, डिक्शनरी के थ्रू, जब डिक्शनरी को आप पहली बार लूप करोगे तो आपको की मिलेगा। और उस की का नाम देके मतलब उस डिक्शनरी का की देके आप उसकी वैल्यू जनरेट कर सकते हो। ये भी सिंपल तरीका है। ठीक है। तो हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द की इन द डिक्शनरी, तो ये भी एक तरीका है। ये लो। ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं भाई एक्सेस करने के। ठीक है। डिक्शनरी पे ज्यादा फोकस इसलिए किया कि बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। और ठीक है जी। तो ये भी वही कहानी थी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया से। और कोई डाउट है तो बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो लूप लूप स्टेटमेंट्स खत्म हो गए हैं। अब ये बताओ, कल कल आओगे कहाँ, मतलब ऑफलाइन पढ़ोगे ना कल? ठीक है, तो मिलते हैं 3:15 पे कल, ठीक? क्या 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 है अटेंडेंस में? बताओ क्या है। अयूब, और कौन है? हैं? शमशेर मियाँ, लेट आए थे आप। और कौन है? ठीक।